जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कुलगाम में शनिवार को उन्होंने अफगानिस्तान के बहाने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस वक्त बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तब आप नहीं रहोगे और मिट जाओगे। बार बार मैं आपसे कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका को अपना झोला बिस्तर लेकर के वहां से वापस जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं हैं, बल्कि वे बहादुर हैं, धीरज रखने वाले हैं। चींटी जब हाथी को सूंड में घुस करके परेशान करती है तो हाथी परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उदाहरण दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप सुन लीजिए। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो। जम्मू कश्मीर की जमीन से एक और अहम बयान आया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को बंद करने के लिए बंदूकों के आतंक का सहारा लेता है तो क्या गलत है कि हम उसे जवाब देने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हैं। सिन्हा ने कहा कि जब तक वे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं तब तक वे इस संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि पत्रकार बशीर अहमद की किताब कश्मीर द वॉर ऑफ नैरेटिव्स के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने को लेकर के कहा कि 5 अगस्त के दिन प्रदेश में बेहतर हालात दिखाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां हालात बेहतर ही हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश बंद रहेगा, तब मुझे समझ नहीं आया कि 5 अगस्त को कोई खास बात है जिस कारण ये तारीख चुनी गई है, लेकिन उस दिन कोई हड़ताल या बंद नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने दिन के आखिर में मुझसे कहा कि मैंने डंडे के दम पर यह सुनिश्चित किया कि बंद ना लगे। इसका मैंने जवाब दिया कि सारा ट्रैफिक चल रहा था, लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग कर रहे थे, ये सब डंडे के जोर पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं इसे स्वीकार करता हूं, बंद भी तो पाकिस्तान और आतंकवाद की बंदूक से होता है। अगर मैंने डंडे का प्रयोग किया तो क्या कुछ बुरा किया। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका उनसे परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आरपी उपाध्याय जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। इसके साथ ही लल्लन सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आरपी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी। उपाध्याय जी, क्या कारण समझा जाए, क्योंकि आजकल के हालिया बयान ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के राजनेता हिंदुस्तान की चीजों का कंपैरिजन हिंदुस्तान की किसी स्थिति से इतर सीधा अफगानिस्तान और तालिबान से कर सकते हैं। विडंबना है इस देश की कि जिस देश का खाते हैं अन्न, देश के प्रति उनका जो नजरिया है वो इस तरह का नजरिया है। अगर अफगानिस्तान इतना अच्छा लगता है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी रेस्क्यू करने के लिए विमान जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी को भी शायद अफगानिस्तान भेज दिया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। और देखिए, यही भारत की चिंताएं हैं कि भारत में रहकर लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। विडंबना है इस देश की। यहाँ जितना सुरक्षित माहौल है, मैं नहीं समझता हूँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी नहीं। उसके बावजूद इस तरह की भाषा का प्रयोग, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी। और आज जब अमन चैन वहां पर कायम हो रहा है तो इनको बेचैनी क्यों है?
कभी कहेंगे पाकिस्तान से बात करिए, कल को कहने लगे तालिबान से बात करिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये इन्हें समझना होगा, मानना होगा। और उस पर इस तरह की राजनीति करना, साल में अभी तक वो स्वीकार नहीं कर पाई है उस फैसले को। उनके जहन में वो स्वीकृति अभी तक नहीं आ पाई है कि जम्मू कश्मीर जो है अब हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्सों में जुड़ चुका है, अखंड भारत वापस अखंड भारत हो चुका है। लोग आतंकवाद के पोषक रहे हैं जी, इनके फैमिली बैकग्राउंड देखिए, इनके संबंध है आतंकवादियों से। अगर जम्मू कश्मीर अशांत रहा तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तो इस परिवार का ही हाथ कहूंगा जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया इन लोगों ने। चंद मुट्ठी भर लोग, चंद जिले, पूरे जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। देखिए, हम पहले भी जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बात करता था, मैं जब चैनलों में बैठता था, जिस चैनल पे भी गया मैंने कहा कि जम्मू अलग है, घाटी अलग है, लेह लद्दाख अलग है। और वहां के बासिंदे, चंद 1-2 जिले के लोग पूरे कश्मीर को अगवा करना चाहते हैं जी, आतंकवाद में झोंकना चाहते हैं उसको, वहां शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसे लोग? गोली मार देनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए सरकार। आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालातों को लेकर के हिंदुस्तान की तुलना की जा रही है? हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और जितनी आजादी हिंदुस्तान में अपनी बातों को कहने का है, करने का है, शायद ही किसी मुल्क में इतनी ताकत होगी। आज महबूबा मुफ्ती जी अगर मंच से खड़े होकर के केंद्र सरकार को तालिबान की हकीकत बता रही हैं, वहां से उसका कंपैरिजन कर रही हैं, तो ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कोई कर पा रही हैं? ये तो फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत सिद्धांत का सर्वनाश करने वाली महिला है। इनको पहले पता होना चाहिए कि आप तालिबान से इसको मुकाबला मत करो। पहली मुख्यमंत्री है महिला होके, और मैं तो 3 बार कश्मीर के अंदर अपनी पोस्टिंग दर्ज कराई है एज अधिकारी पैरामिलिट्री। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि कुलगाम के में जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वो केवल राजनीतिक स्वार्थ से भरा हुआ है। मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये अब उसी लाइन है जो शेख अब्दुल्ला साहब एक जमाने में चले थे। इनको एक ही चीज नजर आ रहा है कि इन्होंने पहले जो एक बयान दिया था कि झंडे उठाने वाले तिरंगे को नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल बीत गए और पूरा पर्यटन, विकास, युवाओं में फौज में जाने की इच्छा, सभी जोश के साथ, जज्बे के साथ आपको जम्मू कश्मीर पिताजी ने तक इस बार झंडा लहरा दिया। और आप देखिए, आपने ठीक कहा, बुरहान वानी का जो पिताजी इंस्ट्रक्चर, वो प्रिंसिपल था स्कूल का, उसने बोला मैं अपने दिलो दिमाग से इस तिरंगा झंडे को फहरा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुलगाम में जो इन्होंने बोला, ये 3-4 बयानों से ऐसा लगता है कि इनकी जो हालात है वो बहुत ही खराब है। क्या ये एक दिन भी बिना सिक्योरिटी की 24 घंटे रह सकती है? नहीं। मैं आपको बताऊं, ये उसी लाइन पे जा रही हैं जो इनके फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी शेख अब्दुल्ला साहब थे। इनको बहुत जरूरी है कि भारत सरकार इनके ऊपर, इनके बयानों के ऊपर नियंत्रण करे। मैं अर्धसैनिक बल में जब मैंने काम किया है तो मुझे पता है कि आज का कश्मीर और पहले के कश्मीर में बहुत फर्क है, और अभी समय है कि इस तरह की बयानों पे क्या फर्क नजर आता है? ललन सिंह जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने वहां पर वर्क किया हुआ है, आपकी ड्यूटी वहां पर रही है बतौर सेना में, क्योंकि उस दरमियान तो पत्थरबाजी का दौर भी हमने देखा किस तरीके से फोर्स पर, पैरामिलिट्री फोर्स पर ये लोग पत्थरबाजी करवाते थे युवाओं के हाथों से। क्या फर्क आपको नजर आता है आज के कश्मीर में और उस दौर के कश्मीर में? देखिए, अभी हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करके मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं, जो हमारी वर्दी की सिद्धांत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जमाना था 90 के दशक में जब वहाँ केवल 100 गज चलना मुश्किल था, लेकिन आज हमारे जवान हमारे बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये कह रही है कि तालिबान को देखो, हमारा सब्र का बांध टूट गया है। अरे जाके देखो, काबुल में अभी 2 घंटे पहले 7 लोगों की मौत हो गई। ये ब्लिस इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको बताऊं, रोड के ऊपर कई लेडीज, महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं, जो 8 साल 7 साल की बच्चियां हैं, वो स्कूलों में हिजाब और बुर्के के साथ जा रही हैं। ये दुनिया बदल चुका है, लड़कियों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तालिबान का अगर ये नाम लेती हैं तो मुझे इस बात का अभी तक मलाल है। उपाध्याय जी,
अभी क्योंकि महिलाओं की बात जो है ललन सिंह जी करी, अभी हालिया बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अरे आप जनाब अफगानिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ की बेवाओं के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की युवतियों के साथ क्या हो रहा है, आप हिंदुस्तान में झांकिए क्या हो रहा है। हमें तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में भी शरीयत का कानून है। कुछ मानसिक विकृत लोग जरूर है हमारे समाज में, जिनमें सुधार की जरूरत है, जिनके लिए कड़े कानून के प्रावधान लगातार संशोधित किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना अफगानिस्तान के हालातों से और शरीयत के कानून से जो वहां पर नियम पालन चल रहे हैं उससे कर देना कितना वाजिब रहेगा। इनका जो अपहरण हुआ था वो भूल गई है सर। इस देश को अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से, ऐसे जो आर्टिकल हैं, इनसे बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है और इनसे खतरा भी है। अब ओवैसी जी हो या मोहतरमा आज बोल रही हैं महबूबा मुफ्ती जी, बिना महबूबा मुफ्ती जी, ये बोल के दिखाए ना, वहां जाके, वहां रह के कमरे में बंद रहना पड़ेगा और पूरा बुर्का पहनना पड़ेगा। वहां इस तरह से मंच से यहाँ बोल रही है ना, गोली मार दी जाएगी इनको। जिस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं, जिस देश का अन्न खा रहे हैं, उस देश के साथ गद्दारी की बू आती है इनकी बातों से, और इससे तालिबान को मजबूती मिलती है और भारत की आशंका बढ़ती है, भारत के लोगों की आशंका बढ़ती है कि कल को तालिबान अगर कुछ गलत हरकत करता है तो ये लोग उसी का साथ देंगे। तो यहाँ के सरकारों को और नागरिकों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं। अरबी उपाध्याय जी, एक सवाल मेरा जरूर रहेगा, क्योंकि मंच से खड़े होकर के उन्होंने कहा कि जो आपने जम्मू कश्मीर का केंद्र सरकार ने छीन लिया है उसे वापस कर दे। क्या केंद्र सरकार ने छीना है? क्या चाहती हैं? महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कश्मीर उनके नाम कर दिया जाए? ये संभव नहीं है। अगर उनको ऐसा ही शौक है तालिबान में शामिल हो जाएं और एक दो देश पर कब्जा कर लें वहां जाके। ये भारत की भूमि है, भारत की भूमि पर इस तरह के बयान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। समय बहुत, पानी बहुत बह चुका है। अब इस तरह देखिए, वहां का आवाम भी नहीं चाहता। वो बार बार यही कह रही है कि आप कश्मीर के आवाम को कमजोर मत समझिए, आपने जो छीना है उसको वापस कर दीजिए। देखिए, छीना किसका है? आवाम का कुछ नहीं छीना। छीना है महबूबा मुफ्ती का, छीना है, छीना है उन आतंकवादियों का, छीना है जो हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते थे। अगर पुलिस पकड़ के बंद कर देती थी, महबूबा मुफ्ती छोड़ देती थी। जो पैसा आता था वो आतंकवादियों के उसमें चला जाता था और वहां का आवाम सबसे ज्यादा सफर कर रहा था वहां पर। आवाम बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां पर पत्थरबाजी हो, वहां गोलीबारी हो, वहां आतंकवाद पनपे। आप देखेंगे, मैं तो गया हूं, मैंने देखा है वहां के लोग किस तरीके से भारत के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से आओ भगत करते हैं। जो भी यात्राएं होती है, चाहे वैष्णो देवी चली जाइए, चाहे दूसरे अमरनाथ की यात्रा पर चले जाइए, वो लोग घर में रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, स्वाद की बातें करते हैं। और एक इस तरह की जो नेता, सो कॉल्ड नेता, ये आग लगाना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भारत लगा, ये देशद्रोही है, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। ललन सिंह जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार, ये एक बार नहीं, ये हर बार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की चीजों को केंद्र सरकार ने छीन लिया है उन लोगों से, वहां के लोगों से, उनकी आजादी छीन ली गई है। बताता हूँ मैडम, कोई आजादी नहीं छीनी गई है। जो आज ऑफिसर 3 बार जम्मू कश्मीर में सेवा किया, बारामूला, गुरेज, लाल चौक, सभी जगहों में मैंने कम से कम 7 साल गुजारे हैं। मैं यकीनन बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग इतने मृदुभाषी हैं, उतने ही नम्र हैं। मैं एकदम 100% कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर 3 या 4 परिवार है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का परिवार, इनका परिवार, यासीन मलिक का परिवार, इन लोगों ने उस पूरे माहौल को केवल अपने फायदे के लिए बर्बाद किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मुफ्ती जी अपने ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो भारत सरकार को बेवजह नहीं, जरूरी है कि इनके ऊपर नजरबंदी करके, क्योंकि इन तरह के बयानों से पूरे घाटी का माहौल खराब होता है। और अब तो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ जाइए, लड़के लड़कियाँ सभी हमारे। उपाध्याय जी आपके पास आ रही है, इसका जवाब आप ही से लूंगी। बोलिए ललन जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर उपाध्याय जी का जवाब ले लूंगी। जी, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैंने देखा है कि वहाँ के लोग बहुत नम्र हैं, मृदुभाषी हैं,
हमारे फौज के साथ मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं। और अभी मनोज सिन्हा साहब के जाने के बाद तो वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये कहने की बात है कि राइफल और डंडे, मैं कहता हूँ हर दिन वहाँ हड़ताल का नोटिस होता था, हर दिन बंद होता था। आज कुछ भी नहीं है, लोग पर्यटन में घूम रहे हैं, लोग अच्छे तरह से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। और भारत सरकार वहाँ पे इतनी ज्यादा सिविक एक्शन कर रही है कि वहाँ के लोग खुश हैं। लेकिन इनको तो अपनी मुख्यमंत्री पद चाहिए और इनके अपने परिवार का धन और बच्चों को विदेश भेजने की जरूरत है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी बहुत सतर्क और अपने सख्त है। बच्चों को विदेशों में भेज करके हमारे सिर के ताज के बच्चों को बर्बाद कर रहे थे। आरबी उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। यकीनन। कश्मीर में जो भी आतंकवाद था, दहशतगर्दी थी, वो सब इनकी देन थी। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को इन्हें आजाद कर देना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए, इनके परिवारों की सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, आजाद रहने दें। कितने दिन आजाद रहना चाहते हैं? तो देखिए, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अलगाववाद की भाषा है, आतंकवाद की भाषा है। अब पब्लिक इनके बहकावे में नहीं आ रही, ये दुख इनको सता रहा है। अब अमन चैन कायम हो रहा है, जिससे इनको बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, उपाध्याय जी, इनका कहना है कि अमन चैन नहीं कायम हुआ है, आपने यहाँ के लोगों की जमीन उनके हाथ से छीन ली है, आपने यहाँ के लोगों का रोजगार उनके हाथ से छीन लिया है, और इसके लिए हम वापस लड़ेंगे क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। देखिए, इस तरह के आरोप आज से नहीं, मैंने कहा ना, इस परिवार का इतिहास उठा के देखेंगे तो ये कुछ चंद परिवार हैं जो भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं, रहते यहाँ पर हैं, और ये कश्मीर भी अशांत रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जनता वहां सावधान हो चुकी है जी। जनता ने जवाब दे दिया है। कितने लोग हैं जो इनको फॉलोअर हैं? थोड़े समय रुकिए, जिस तरीके से वहां पर विकास होगा, विकास की धारा वहां बहेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, मुख्य धारा से जुड़ेगा, और वहां के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, और वहां के जो गरीब तबका है उन लोगों को ये पैसे के दम पर आतंकवादी और बंदूक थमा देते हैं। अपने बच्चों को यहीं रखें ना, इन्हीं के साथ रखें तो पता रहे ये लोग विकसित मानसिकता के लोग, और वहां का जो आवाम है वो इस बात को अच्छी तरह समझता है। वो हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान की सरकार के साथ है, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ है। वो मुख्य धारा में आना चाहता है, उनके बच्चे यहाँ आए, यहाँ पढ़ें, भारत के किसी कोने में जाएं, यहाँ के लोग वहां जाकर बसें। वो ये चाहते हैं। इस अशांति की वजह से उनके रोजगार छिने। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग वहां पर था, उद्योग चौपट हो गया। इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय महिमा मंडन आतंकवादियों, और आतंकवादियों को प्राश्रय इन लोगों ने दिया। आतंकवाद के जनक भी यही लोग हैं। इन लोगों पर अंकुश सरकार लगाने की कोशिश कर रही है, उससे ये लोग बौखला गए, और जब आदमी बौखला जाता है तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और इस मानसिक संतुलन को खोने के पीछे देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो, हर सरकार ये चाहती है कि उसका आवाम खुशहाल रहे। और ये कैसे राजनेता हैं? ये चाहते हैं कि आवाम वहां पर दुखी रहे, आवाम चैन से जी नहीं पाए वहां पर, और इनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ इन्हें नजर आ रहा है। उससे ये लोग बौखला गए। इस बौखलाहट के पीछे कश्मीर का विकास और कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ रहा है। गवर्नर वहां पर है, उन्होंने ठीक कहा। आप जिस उसको जायज ठहरा रहे हैं तालिबान को, वो तो वहां आम नागरिकों पर गोलियां बरसा रहा है। हम तो डंडों से ही कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी गोली चलती है तो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ चलती है। वहां आम नागरिक के खिलाफ गोलाबारी हो रही है। वहां आम नागरिक मारा जा रहा है। इस परिस्थिति में
इस परिस्थिति में अगर वो उसको जायज ठहराती है तो मैं समझता हूं उन्हें वहां जाकर भेजना चाहिए एक डेलीगेशन। उस डेलीगेशन में महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो अलगाववादी लोग हैं इनको भेजा जाना चाहिए, जिससे कि वहां की हकीकत इनको पता लगे, इनको महसूस हो और वहां जाके भलाई करें, एक कौम की भलाई करें, एक देश की भलाई करें, जनता की, तो ये वहां जाकर भलाई करें ना। इन लोगों का एक डेलीगेशन बिल्कुल अफगानिस्तान भेजा जाना चाहिए, वहां जाके जनता उससे रूबरू कराना चाहिए। ये कितने दिन वहां सरवाइव कर पाएंगे नहीं, अफगानिस्तान उपाध्याय में? जी एक और सवाल है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा इम्तिहान मत लीजिए, सब्र का बांध अगर टूट गया तो जिस तरीके से अमेरिका की सेना जैसी मजबूत सेना को अगर झोला बिस्तर उठा के जाना पड़ा है तो आपकी सरकार को भी झोला बिस्तर उठा के जाना पड़ सकता है। पड़ोस के देश का हाल देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका हाल भी वही हो जाए। ये देखिए धमकी है सरकार को, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस तरह से जब कोई कठोर एक्शन नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं और दूसरे लोगों की भाषा भी यही हो जाती है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। अगर इतना ही इनको अफगानिस्तान प्यारा है, तालिबान प्यारा है, भेज देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बार बार कहता हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, भी जहाज इधर से खाली जाता है, भेज दें 25-30 लोग जो भी हैं, वही चलिए वहां जाके देखिए जमीनी हालात, छोड़ दें इनको, एयरपोर्ट से बाहर निकाल दे, तालिबान के हवाले तो कर पता दें। चलेगा कि हिंदुस्तान में कितने बेहतर हालात हैं। तुलना करने के लिए जरूरी है हालातों को देखना। तो इनको एक बार भेजना चाहिए। बिल्कुल। ललन सिंह जी, एक सवाल जो है मेरे जहन में बार बार निकल कर सामने आ रहा है, वो ये है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कौन सी चीज का सब्र, कौन सा सब्र उन्होंने किया? सब्र तो हिंदुस्तान ने किया कि अपने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान को बताते थे, उसके व्याख्यान करते थे, तो हमेशा कहते थे कि हमारा ताज है जम्मू कश्मीर, हमारी भारत माता के सर का ताज है जम्मू कश्मीर, और पैरों पर वहां समुद्र उनके पैर पखारता है। अगर वहां हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन से इंतजार की तो हमने करी है कि हमने अपना सर जो है किसी और के अब बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करके रखा, अब जब साथ लिया तो उनको ऐतराज है। हमारे सब्र को किया इन लोगों ने, और शायद दर्शक समझ लें, देखिए जम्मू कश्मीर वो स्टेट था कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, आजादी की लड़ाई जब कंप्लीट हुई, वहां एक दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ वहां पर, और गांधी जी वहां गए, वहां जाके उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर अकेला स्टेट था जहां पर कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ था। इन लोगों ने वहां पर वो हालात पैदा कर दिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द इनकी समझ में नहीं आया, कश्मीरी पंडितों को इन लोगों ने विस्थापित किया वहां पे। जो आग इन लोगों ने लगाई है उसमें कश्मीर बहुत दिन जलता रहा है, और अब हमारे सब्र का बांध टूट जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का सब्र का बांध कब टूटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारत सरकार और भारत के लोगों का और कश्मीर के आवाम का सब्र का बांध टूट जाना चाहिए, और जनता को इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, सरकारों को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। ललन सिंह जी के पास जाऊंगी मैं। ललन सिंह जी, महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि टुकड़े टुकड़े में आपने जम्मू कश्मीर को बांट दिया, इसका विभाजन कर दिया, और ये नियत और नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की कि विभाजन के आधार पर वो अपनी सत्ता पर काबिज होती है, और उसी का प्रतिफल जो उसने दिया वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिया। क्या आपको लगता है कि विभाजन गलत तरीके से किया गया है? विभाजन में नहीं कहूंगी मैं इसे, हर जगह हम पार्टीशन करते हैं ताकि अच्छे से शासन चल सके, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं केवल। जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे स्टेटों को बनाने से उसकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ती है, उसकी काबिलियत बढ़ती है। आप देखिए बिहार, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हिंदुस्तान में ये सोच विचार लगातार चलती रहती है। उनके ये जो बयान है कि 1947 में अगर भारतीय जनता पार्टी होता तो ये हो जाता, ये सब बेकार की बकवास और अमर्यादित बात है जो देश के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब पंडित कश्मीर छोड़कर करण नगर गंदरबल से निकले थे तो मैं उस समय वहां पे था, एकदम यंग था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह उन्होंने टूथब्रश उन्होंने टेस्ट लगाया था उसको छोड़ के गए थे, जो ऐसे के ऐसे ब्रश पड़े हुए थे बाथरूम में। कहने का मतलब उनको ऐसी स्थिति
क्रिएट की गई थी कि वो जैसे मौका मिला बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपनी साजो सामान सबको छोड़कर अपना जम्मू की तरफ भागे। ये क्यों हुआ? इन्हीं लोगों के चलते, यासीन मलिक जैसे लोगों के चलते। अब हुर्रियत खत्म हो चुका है, इतने लोग हैं वो नजरबंद हैं, आर्थिक नाकेबंदी हो चुकी है और ऑल आउट ऑपरेशन लगातार इनके हाइड आउट को लगभग खत्म कर चुका है। अब ये एकदम अफरे तफरी में है। अब चाहते हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान, अलकायदा, ISIS के लोग और मुजाहिदीन इनको LOC पर आकर मदद करें और भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाए। और इसके सबसे बड़े आधार इन्हीं लोग जैसे मुफ्ती जी हैं और भी कुछ 2-3 लीडर हैं जिनकी लगातार अमर्यादित बयान देश के खिलाफ आ रही है, जिसके ऊपर सरकार को एकदम तालिबान का कब्जा करा दें, एक्शन करना है। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा ललन सिंह जी रहेगा, क्या ये बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, या इन्हें लग रहा है कि अभी तक जो हम आतंक मचा रहे थे और लोग हमें ही सबसे बड़ा खुदा यहाँ का समझ रहे थे, अब इनके हाथ से वो ताकत चली गई है क्योंकि वहां भी लोकतंत्र कायम हो चुका है। अब संविधान की किताब जो बाबा साहब लिख के गए थे वो सबके लिए लागू हो चुकी है, सबको बराबर का अधिकार मिल चुका है, वहां कोई अलग नियम कानून नहीं चलता, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैडम आपने जो बताया है वो बहुत सही है। देखिए सचिन पायलट जैसी उनकी पत्नी जो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की पुत्री हैं, उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। तो सोचिए ये एक बड़ा सवाल है कि जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उस हिंदुस्तान के लोगों को उसमें अधिकार नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, दूसरा मुल्क का आदमी है, उसको जम्मू कश्मीर में अधिकार था और ये इन्हें पसंद था। और एक चीज साफ है कि अब इनको बर्दाश्त नहीं हो, मत हो। जब 2 साल बीत गए, हमारा जो घाटी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश का वो अभिन्न अंग है। अब हम LOC की तरफ अपनी नजर रखना है, वहां पे हमने अपने चीज को वापस करना है। अब अगर राग अलापती हैं कि पाकिस्तान से बात करो तो उनकी बेसमझी है, और अगर इस तरह का उन्होंने बयान आगे दिया तो मैं समझता हूँ भारत सरकार इनके ऊपर जरूर एक्शन कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लेगी, और जिसकी आज जरूरत है मैं आपके माध्यम से दावे के साथ बोल सकता हूँ। महबूबा मुफ्ती शायद पुराने दौर की जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रही है, वो भूल चुकी है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। उपाध्याय जी क्या कहेंगे आप, जब व्यक्ति के हाथ से ताकत छीनी जाती है ना तो वो बौखलाने लगता है। जब जिस तरीके से सेना के ऊपर पत्थर चलवाए जाते थे, जिस तरीके के हालात हुए कि जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान के झंडे उठा लिए जाते थे, जो हमारी फोर्सेस वहां पे तैनात होती थी उन पर पत्थरबाजी की जाती थी, ये तस्वीरें महबूबा मुफ्ती को सुकून देती थी। जहां राष्ट्र ध्वज को जमीन पर रख करके जूतों से कुचला जाता था, आज उसी राष्ट्र ध्वज को अगर बुरहान वानी का पिता उठा करके लहरा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रही है। तकलीफ इसी बात की है जी जी, जो वहाँ तिरंगा क्यों फहर रहा है, क्यों आतंकवादी लोग भी तिरंगा हाथ में अपने घर पर लगा रहे हैं। ये विडंबना है इस देश की। मैं तो कहूंगा कि जब आजाद में जब बंटवारा हुआ था तो बहुत बड़ा भूल एक्चुअल में हुई कि इन लोग सब लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। तो आज जो नासूर बनकर उभर रहे हैं, आज जो भुखमरी का दौर पाकिस्तान में है, जानते थे कि अगर गलती से भी हमने पाकिस्तान को चुना तो आज जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर के देश देश जा रहे भीख मांगने के लिए, इनको भी उस कटोरे के सहारे बैठना पड़ता। हिंदुस्तान जैसे देश में फिर नहीं रहते ना कि जहां जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती मंच से खड़े होकर के हिंदुस्तान की तुलना तालिबान से कर पा रही हैं, क्या ये पाकिस्तान में रह करके कर पाती? इनकी इतनी हिम्मत हो पाती? या फिर और जो नेता ओवैसी हैं या बाकी दल के नेता हैं जिस तरीके के बयान वो तालिबान को लेकर के दे रहे थे, क्या वो दे पाते? किसी भी देश में संभव नहीं है काव्या, यकीनन ये भारत में ही संभव है। और कहते हैं ना सब्र का बांध तो भारत का और भारत के नागरिकों और भारत सरकार का टूट रहा है इन लोगों के कृत्यों से, और इनकी वजह से पूरी एक कौम कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आ गई। मैं तो कहता हूं उस कौम को भी ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए, चाहे ओवैसी है चाहे ये महबूबा मुफ्ती है। देखिए वहां जम्मू कश्मीर का आवाम नहीं चाहता था, वो चाहता था कि राज्य को छोटे छोटे उसमें बांटा जाए। जम्मू के लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, लेह लद्दाख के लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे। वो कहते थे भाई हमें तो इनसे अलग किया जाए। सरकार ने वहां कुछ नहीं किया है,
वहां के आवाम की जो डिमांड जी। थी उसको सरकार ने पूरा किया है बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं किया है। और महबूबा मुफ्ती को यही कष्ट है। महबूबा मुफ्ती का बस चले तो वो तो तालिबानी लोगों को भी डिनर पर अपने घर पर बुला ले। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा दर्द कश्मीरी आवाम को दिया है, कश्मीर को बर्बाद किया है। किसके लिए? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल, हमारे चंद हिंदुस्तान लोगों की ने। जन्नत को स्वर्ग, हम लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग को इसलिए लहूलुहान करने की इस गंदी राजनीति का हमें चेहरा देखना पड़ा। ललन सिंह जी के पास मैं एक सवाल लेकर के जरूर जाऊंगी, क्योंकि ललन सिंह जी आप सेवा आप दे चुके हैं वहां पर सेना में, तो एक सवाल मेरा जरूर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां अब आ रही हैं कि सब्र का इम्तिहान अब टूटा जा रहा है, संभल जाइए, बता रहे हैं, अगर ये बयान उस दौर में दिया जाता जब नफरत की एक अलग राग अलापा गया था, जम्मू कश्मीर से एक रात में एक योजना, एक ऐलान कर दिया गया कि भाई जितने कश्मीरी पंडित है कश्मीर छोड़ के चले जाएं, और महबूबा मुफ्ती का उस समय का बयान मुझे बखूबी याद है, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर पे केवल मुसलमानों का अधिकार है। एक बड़ा कारण रहा था जिस तरीके से सांप्रदायिक नफरत जो हिंदुस्तान में आई, जो कश्मीरी ब्राह्मणों को लेकर के उस तरीके से उन्हें भगाया गया, महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ, और उसकी मुख्य कारण महबूबा मुफ्ती का बयान में मैं एक तरीके से मानती हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं कर्ण के इलाके में मैं अपने अफसर में इसकी बात ललन बताता सिंह हूँ। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, ललन जी के पास जाऊंगी। ललन जी अपनी बात को पूरा करिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पंडितों का जो वहां से भागना हुआ था उसको देख के और उस बात को याद कर के हमें लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं हुआ होगा कश्मीर के अंदर। और उनकी जो घरें थी जिसके ऊपर बड़ी मुश्किल से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उस समय पूरे घाटी के टाउन के इलाके में पोस्टेड थी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 90% उनके सामानों को इन्हीं नेताओं के मेहरबानी और अमर्यादित और देशद्रोही बयान के चलते लूट लिए गए। और इस तरह का हालात पैदा कर दिए गए कि पंडित कोई भी वहां रहने की स्थिति में नहीं था, और वो बहुत दुखद त्रासदी था। और दूसरी बात, उस समय हुर्रियत अपने आप को भगवान के तौर पे, अल्लाह खुदा के तौर पे समझता था। हर 2 घंटे के बाद वो एक नोटिस देता था, इधर बंद उधर हड़ताल, और आज उनकी स्थिति क्या है? 0 हो चुके हैं। लोग जो हैं पूरे भारत के विकास के साथ जुड़ चुके हैं। ललन सिंह जी, वहां से एक राग आता है, एक नया राग आता है मानवाधिकार का, याद दिलाते हैं वो कि मानवाधिकार भी होते हैं, आपने जो यहाँ बंद कर रखा है। क्योंकि जब 5 अगस्त को फैसला लिया गया था कि हम जो है अब ये 370 और 35A को हम हटाएंगे, अब उसको अपने हिंदुस्तान में जोड़ देंगे, तो एक लंबा समय रहा था, यकीन कर्फ्यू रहा था, और उस कर्फ्यू को कहा गया था कि मानवाधिकारों का हनन है। आपने वहां इंटरनेट बंद कर दिया, आपने लोगों का आना जाना बंद कर दिया, उस कर्फ्यू को मानवाधिकार का हनन बताया था, जबकि इससे पहले जम्मू कश्मीर कितने कर्फ्यू को देख चुका था ये भूल गए। ये तो केवल कर्फ्यू में ही वो हमने 5 साल समय बिताया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती जी को शायद याद होगा कि उनके घर के ऊपर एक बटालियन जो है उनके घेराव सिक्योरिटी के तौर पे रहती थी। मैं 3 महीना उनके घर के ऊपर एज ए डिप्टी कमांडेंट उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है। वो क्या बात करेंगी? यासीन मलिक, ये फारूक अब्दुल्ला साहब, इन लोग तो केवल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ऊपर अपनी जिंदगी को सुरक्षा के तौर पे चौकस बनाते हैं, और आज भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ अगर ये तालिबान से इनको इतना प्रेम है तो जाके देखिए, आज सिख जो अफगानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रोते हुए भारत को हार्दिक अभिनंदन किया है कि हमारे पूरी कम्युनिटी को आप हिंदुस्तान में ला रहे हैं। हमारी हालत वहाँ बहुत खराब है, अल्पसंख्यक की क्या हालत है उनको पता है, और अगर इनको शौक है तो उपाध्याय जी, ऐसा लग रहा है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे बाकी वो नेता हो जिन्होंने तालिबान का एक तरीके से प्रशंसक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तालिबान में क्या हो रहा है, वो तस्वीरें भूल गए हैं कि किस तरीके से हवाई जहाज पे लोग इस तरीके से भरे थे, लटके थे पंखों पर, पहियों पर, कि 3 लोगों की हवाई जहाज की अच्छी खासी हाइट पे जाने के बाद गिरने की वजह से मौत हो गई थी। ये डर है वहां पर जिसका शासन आया है उससे। ये तो यही चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि मानव अधिकार की बात करते हैं, कश्मीर पंडितों का कोई अधिकार नहीं होता। क्या वो मानव नहीं है? क्या उनके मानव अधिकार नहीं थे? उस मानव अधिकार की बात क्यों नहीं की तब कश्मीरी पंडितों के अधिकार की बात क्यों नहीं की? ये लोग चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं, जो कंधार में
जो वहां हो रहा है अफगानिस्तान में, जो वहां जिस तरीके से लोग भरकर जा रहे हैं, गिर रहे हैं जहाजों के ऊपर से, वो ऐसा ही माहौल भारत के अंदर क्रिएट है। इनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है, लेकिन इनके सपने जी यही भूल है। जा रहे हैं, अगर वैसा कभी भी, वैसे तो कभी जीवन में ऐसा होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा सपना है जिसे मुंगेरी लाल के सपने में कह सकती हूँ कि मुंगेरी लाल के सपने देखने को कोई भी देख सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ऐसा हुआ तो महबूबा मुफ्ती साहब जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे घर के, वो पूरे बुरखे में नजर आएंगे और एक घर के अंदर होंगे, राजनीति से बिल्कुल इतर, कैमरे से बिल्कुल दूर, क्योंकि पत्रकारों को अगर उनका काम नहीं करने दिया जा रहा तालिबान के अंदर, एक तरीके से कहा जाए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा, तो ये भी नहीं किसी मंच पर खड़े होकर राजनीति चमका पाएंगे अपनी, जो आज कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो कहा अफगानिस्तान भेज दो, वहां बोल के दिखाएं, वहां मंच लगा के दिखाएं, वहां जिस तरीके से यहाँ बोल रही वहां बोले ना, गोली मार दी जाएगी जी। ये भारत के संविधान की खूबी है। बता रहे हैं अभी, देखिए हमारे जो रक्षा सलाहकार के भी किस तरीके से इन्होंने उनकी रक्षा की है, और भारत ने यही गलती की है, इनको कोई सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ जो जनप्रतिनिधि है उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। जब जनता का प्रतिनिधि है उसको जनता से किस बात का डर है? जब उस आवाम में ये खुश थे, उन लोगों से खुश थे, उनके बीच में रह देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए था, तो आज जिंदे नहीं मिलते ये लोग, इनका बीज नहीं मिलता, इनका परिवार नहीं मिलता। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए हम लोगों ने ही इन लोगों को बचाया, यानी जो भी सरकार रही उसने सिक्योरिटी दी, वो सिक्योरिटी नहीं देती तो वो आतंकवादी इनको ही खत्म कर देते। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, जिस आतंकवाद को उसने पाला पोसा, जिन आतंकवादियों को उसने गले लगाया, वो पाकिस्तान को निगल चुका है, पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर है। अभी ग्रे लिस्ट है और हालिया स्थितियां बता रही है कि जल्दी ब्लैक लिस्ट में भी हो जाएगा, तो कोई कर्जा भी नहीं देगा इनको, वो कटोरा भी खाली वापस हो जाएगा। थोड़े दिनों में देखिए जैसे तालिबान मजबूत होगा, पाकिस्तान पर कब्जा भी तालिबान का होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ जो बलूचों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो असंतोष वहाँ पर है, आवाम भूख से परेशान है, महंगाई का बुरा हाल है, वहाँ पर मानव अधिकार कुछ है ही नहीं। वहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया है, वहाँ के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, कई बार बॉर्डर्स तक वो लोग आए, स्थानीय लोग आए, नारे लगाए हिंदुस्तान को लेकर के, मांग करी कि हमें वापस हिंदुस्तान में जोड़िए। यकीनन ये अगर उइगर मुसलमानों के बारे में इनको क्यों नहीं समझ में आता, ये इस्लामिक कंट्रियों का खलीफा बनना चाहती हैं, तो अगर खलीफा बनने की इतनी शौक है तो क्या उइगर मुसलमानों की तकलीफें इनको नजर नहीं आती मुफ्ती जी को? और मुफ्ती जी को ये पूछे, कभी आपने पंडितों का शरणार्थी शिविर जम्मू में विजिट किया है? ठीक है, जहाँ पे 3 फीट के चौड़ाई और 5 फीट की लंबाई में 5-5 लोग रहते हैं, ये बैठ के जम्मू कश्मीर में राजशाही के तौर पर जिंदगी जीती हैं। अब हद हो गया, इसके बाद इनके लिए मौका भारत में जरूरत नहीं है। 370 एकदम सही, हटाना बहुत सही। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने जो सही कहा कि हम केवल मिनिमम फोर्स से अपने इलाके को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारा घाटी हमारे साथ है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान, ISI और इनके जैसे नेता वहाँ क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि लल्लन सिंह जी, एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप सेना से जुड़े व्यक्ति हैं, सेना में पहले ले चुके हैं, सेवा अपनी दे चुके हैं, तो आपको याद होगा जब 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था कि हम जो है अब जम्मू कश्मीर को अपने साथ पूर्णतः जोड़ लेंगे, वो हमारा हिस्सा होगा और उसमें हमारा ही संविधान चलेगा, एक ही निशान होगा, एक ही विधान होगा और एक ही संविधान चलेगा। अब उस दरमियान सेना की भर्ती निकली थी, जम्मू कश्मीर के युवा भी बड़ी तादाद में उस भर्ती में पहुंचे थे, इवन महिलाएं तक पहुंची थी, महिलाओं ने भी इस भर्ती में दौड़ में हिस्सा लिया था। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा मुझे लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि लोग पत्थर और ईंटें पत्थर उठाने की जगह सेना के ऊपर सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं। अब कोई भी पत्थर नहीं उठा रहा है। अभी सभी सेना, अर्धसैनिक बल और आर्मड पुलिसेस और पुलिस में लोग अपने इच्छा से, विलिंगनेस से सर्विस के लिए आ रहे हैं और उनको देश सेवा का भी और अपने परिवार और अपने समाज को भी विकास के मार्ग में कंधे से कंधे मिलाकर चलने की शौक है। लेकिन इनको टांग अड़ाना है क्योंकि इनको अपनी राजनीति करनी है और इनकी खानदानी चेष्टा है कि हम मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री बनकर इस राज्य के ऊपर अनावश्यक प्रॉब्लम और माहौल बनाते रहे। बिल्कुल। अब एक और सवाल मेरा आरपी उपाध्याय जी आपसे होगा, क्योंकि एलजी के बयान को भी यकीनन हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या तालिबान या आतंकी जो हैं
वो बंदूक के दम पर जम्मू कश्मीर को बंद करा सकते हैं, तो हम डंडे के दम पर खुलवा क्यों नहीं सकते हैं? हम क्यों ये कह दें कि बंद रहेगा? क्योंकि 5 आपको बखूबी याद होगा 5 अगस्त को बंद का ऐलान जो है जम्मू कश्मीर में कुछ दलों की तरफ से किया गया था, कुछ संगठन थे उनकी तरफ से किया गया था। इस पर एलजी ने कहा कि जब मैंने जाकर के सड़कों पर देखा तो हमें सुरक्षा बल तैनात अधिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो सामान्य तैनाती होती है वही तैनाती थी। उस दरमियान वहां के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपने डंडे के दम पर ये खुलवाया है, आपने इसको बंद नहीं रहने दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या आतंकवादी बंदूक के दम पर हमारे जम्मू कश्मीर को बंद कराने की ताकत रखते हैं, तो हम डंडे के दम पर क्यों नहीं खुलवा सकते? इसमें गलत क्या है? बहुत जरूरी है काफिया। अब समय आ गया है कि ऐसी फोर्सेस को जो मानसिक दिवालियापन की कगार पर पागल हो चुके हैं, या तो इनको पागल खाने में डाल दिया जाए, अदरवाइज इनको, जैसे मनोज सिन्हा जी ने जवाब दिया कि जब बंदूक के दम पर बंद कराया जा सकता तो डंडे के बल पर खुलवाया क्यों नहीं जा सकता? हकीकत में यही भाषा में जवाब जब इनको मिलेंगे तो जनता भी देखिए जवाब दे रही है। वहां फोर्स को गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां सिर्फ एक आश्वस्त किया गया कि हम हैं, आप दुकान खोलिए, ये जो आतंकवादी है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसकी गोली हम नहीं चलने देंगे, आपको आंच नहीं आने देंगे, आपका कोई नुकसान। तो खुला बाजार, जनता ने अपनी मर्जी से बाजार खोले, वहां पर वो लोग बाहर निकले, तो आतंकवाद के साये में कोई भी आवाम हो, किसी भी धर्म का हो, बहुत ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहता है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से किस तरह त्राय है। औरतें अपने बच्चों को फेंक रही हैं तार की बाढ़ के अंदर कि जान है तो जहान है, मेरा बच्चा ही सुरक्षित रह जाए, मैं रहूं या न रहूं। तो महबूबा मुफ्ती को वो तस्वीर नजर नहीं आती है जो भारत में है ना। यहाँ तो आपको न नकाब पहनने की जरूरत है, न बंद रहने की जरूरत है, आप अनाप शनाप बोल सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया आपको? ये भारत सरकार ने अधिकार दिया है, ये अधिकार वापस लेने चाहिए। ऐसे अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। मैं इस बात की ताकीद करता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी देशद्रोह की बात बोलेगा। उपाध्याय जी, एक सवाल है यहाँ पर, एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि ईडी ने, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की मम्मी से, माताश्री से उनकी 3 घंटे लगातार पूछताछ की थी, उस पूछताछ को लेकर के वो नाराज हुई थी। और जब तक, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, तो आपने ईडी की पूछताछ के घंटों को बखूबी गिना भी होगा और देखा भी होगा। मेरा एक्सपीरियंस से कहता है कि ईडी ने जब तक, जहां भी मैंने देखा है कि पूछताछ की है, बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ की गई है, 11-11, 12-12 घंटे बैठा करके ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की है। लेकिन उस मुद्दे पर यह कह देना कि तुम्हें तालिबान की तरह तुम्हारे पर हम कब्जा कर लेंगे और तुम्हें अमेरिकी सेना की तरह उठा के बाहर फेंक देंगे, ये बयानबाजियां जब आती हैं तो क्या लगता है कि हिंदुस्तान की एकता को ये लोग कहीं से आहत कर पाएंगे क्या? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, हिंदी में एक कहावत है। फिर से एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। ललन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? मैं अपनी बात पूरी कर दूं? हाँ जी मैडम, प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। अब जिस तरह से मुफ्ती जी बोलती हैं, उनके साथ उसी तरह का अब व्यवहार न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा ही होना चाहिए। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काबुल में गवर्नर कौन बन रहा है? सबसे बड़ा कुरुचेरा। उसी तरह का वो भारत में चाहती हैं क्या? अगर वो चाहती हैं तो मैं उनको यही बोल सकता हूं कि उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो अपने आप को अभी घाटी के अंदर समाज सेवा राजनीति करें, लेकिन भारत विरोधी बयानों से वो दूर रहें। और तीसरी बात, आपके माध्यम से अब हमारा जो घाटी है वो बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा है। और 370 हटने के बाद हमारी उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। उपाध्याय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि उस सवाल मैंने आपसे सीधी तौर पर कहा था कि ईडी हो चाहे सीबीआई घंटों पूछताछ करती है, उस पर इतनी नाराजगी कि हम एक ऐसी स्थिति से हिंदुस्तान की तुलना कर देंगे जहां किसी की मर्जी चलती ही नहीं, केवल बंदूक और गोलियां चलती हैं। काफिया, और इन लोगों ने लूटा है, जैसे ना चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने इसलिए कहा था, इन लोगों ने दुनिया भर का अनाप शनाप, दौलत, जायदाद, जो भी पैसा यहाँ से मिला वहां से मिला, लूटा है। इनको डर लगता है कि ईडी अगर जांच करेगी तो वो सारे जो राज हैं वो खुलेंगे, इनकी संपत्ति डिक्लेयर होगी
और लोगों को भी पता लगेगा कि किस तरीके से लूटा है इन लोगों ने, तो इन लोगों की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो वो ये नहीं चाहती। क्या दिक्कत है ईडी से? अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, जांच होने दें। तकलीफ है इन लोगों को, इन लोगों ने डर लगता है, यानी कि महबूबा मुफ्ती को जांच से डर लग रहा है। देखिए, जांच से डर लगता है, संविधान से डर लगता है, संवैधानिक संस्थाओं से डर लगता है। क्यों? आतंकवाद के पालन पोषण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जो संसाधनों की लूटमार थी वो इन्होंने की। जमीन जायदाद, कितना पैसा इन्होंने वहां से बनाया है वो आवाम ने देखा है। लेकिन ईडी वगैरह की जांच होगी तो विदेशों में और जहां जहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इनके रिश्तेदारों के नाम पर दुनिया भर की अनाप शनाप दौलत है, वो जनता के सामने आएगी। तो जनता इनको नेग्लेक्ट करेगी और वो नहीं चाहते कि ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आए। जो जिस पर हमने पर्दा डाला हुआ था वो पर्दा पड़ा रहे, इसलिए गीदड़ भभकी देती है ताकि पर्दा ना उठे और राज ना खुले। चलिए ललन सिंह जी के पास जाऊंगी मैं। ललन सिंह जी, एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के विचार में जरूर आता है, जब ओवैसी जी ने कहा कि आप अफगानिस्तान की चिंता कर रहे हैं, वहाँ की महिलाओं, वहाँ की बेवाओं की चिंता कर रहे हैं, विधवाओं की चिंता कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान की चिंता क्यों नहीं करते? मेरे जहन में उस समय ओवैसी जी के कई बयान जो सदन के अंदर वो दे रहे थे, चाहे निकाह को लेकर के उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे 3 तलाक को लेकर के दिया हो, चाहे हवाला को लेकर जो है उन्होंने बयान दिया हो, इन सभी बयानों पे मेरा जहन एक बार ये सवाल खड़े कर रहा था कि ओवैसी साहब को तब तो नहीं याद आया कि महिलाओं के अधिकार क्या कहते हैं, महिलाओं की हिफाजत होनी चाहिए, उनके अधिकारों की हिफाजत होनी चाहिए। तब तो वो बता रहे थे कि पुरुष जो कहते हैं वो सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और निकाह तोड़ दिया गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है कुरान में। तब इनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं और हमारा तो लोकतंत्र चलता है। काव्या जी, ये जो माननीय सांसद हैं, मगर ये दोनों ब्रदर जो हैं, ये केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के देखते हुए मद्देनजर ये अपनी बयानों को देते हैं। उधर वो अच्छा बनना चाहते हैं और यहाँ हलाला और तलाक और ये कहाँ की मतलब संस्कृति है कि एक महिला को 3 बार तलाक बोलकर उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दीजिए। हलाला कौन सी एक पद्धति है जिसको हम क्या समझूं कि इस देश की राजनीति इतनी, क्योंकि आप सेना से जुड़े हैं और राष्ट्र प्रेम में आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब राष्ट्र प्रेम सबके अंदर है, लेकिन जिसने सेना में रह करके देश की सेवा की उससे ज्यादा राष्ट्र प्रेम किसी के पास नहीं। मेरा एक सीधा सवाल है कि इतनी ऊंची राजनीति कि हिंदुस्तान की अस्मत पर सवाल खड़े कर देंगे ये। मैं तो इतना दुखी होता हूँ। मैं 3 जनरेशन का फौजी हूँ। मेरा बेटा गवर्नमेंट के इंडियन आर्मी में अभी कर्नल है और मेरे पिताजी वो जेसीओ से रिटायर्ड थे, मैं अधिकारी था। ये जो राजनीतिक नेता हैं, ये कृपया करके देश के प्रति अपने सोच को बदलें, अन्यथा लोगों के बीच में इनकी सम्मान और मान लगभग खत्म हो चुकी है। क्योंकि भारत प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में राजनेता सर्वोपरि होते हैं, लेकिन इनके जैसे नेताओं से बहुत हमारी आम जनता दुखित है और हम इनके उम्मीद से अब हट चुके हैं। मत एक चीज जरूर है, भारत की एक अपनी इतिहास है, विरासत है। उपाध्याय साहब ने बहुत अच्छी बातें आपके माध्यम से बताई है। मैं चाहता हूँ राजनेताओं को देश के प्रति अब प्रेम होना चाहिए, ना कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये देश बहुत बड़ा है, इसको सलूट करो और देश को आगे बढ़ाओ। यकीनन ललन सिंह जी, इसीलिए मैं मानती हूँ कि हर परिवार से एक व्यक्ति का फौज में होना बहुत जरूरी है, ताकि उसे पता रहे कि राष्ट्र प्रेम यकीनन होता क्या है, राष्ट्र के लिए त्याग क्या होता है। उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आज की राजनीति इस स्तर पर आ चुकी है कि हिंदुस्तान की अस्मत को नीचे और अपनी सियासत को ऊपर रखते हैं। देखिए काव्या, वक्त आ गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता और नागरिक ही नहीं, ये जो नेता हैं, नेता के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, कम से कम 5 वर्ष वो बॉर्डर पर रह के आए, मिलिट्री में रहे, उसके बाद ही इलेक्शन के लिए वो पहले देश की सेवा करे, फिर अपनी देशभक्ति का गाना गाए। बिल्कुल सही बात है। देश सेवा होती क्या है, सिर्फ नारों से देश सेवा नहीं होती है, हकीकत में प्रैक्टिकली वहां जाके जब ये हमारे जो सेना के जवान हैं उनके साथ रहें तो इन्हें पता रहेगा और उससे देश प्रेम की भावना और मजबूती के साथ इन नेताओं के अंतर मन में आएगी। सही बात है। तो मैंडेटरी होना चाहिए, जिस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज में है
कि जरूरी है भी सेना में सर्विस देना, तो वहां हमारे देश में ये होना चाहिए कि जो भी देश का नागरिक है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो अफसर है, हर एक को मौका दिया जाना चाहिए कि वो बॉर्डर सेना में पर सेवा देने का। सेना में सेवा दे। तो सेना की जो दुख है या जो परेशानियां हैं वो भी नजदीक से समझने का मौका मिलेगा, बॉर्डर को समझने का मौका मिलेगा और दुश्मन को समझने का मौका मिलेगा। तो इस मतलब तरह ये की उपाध्याय जी, आपकी बात से एक अगर मैं पॉइंट निकालूं तो ये लोग अभी दुश्मन को समझे नहीं है, ये जानते ही नहीं कि असल दुश्मन कौन है, इसीलिए दुश्मन को साथी और साथी को दुश्मन बनाए बैठे हैं। यही दिक्कत है। और देखिए कि हमारा देश हमेशा, सेना हमारी जीतती है, हारती है टेबल टॉक पर हार जाती है। आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ हमने कहां तक कब्जा कर लिया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन इतने सारे सैनिक बंदी बना लिए, लेकिन टेबल टॉक जब हुआ तो हमने सब कुछ, उनके सैनिक भी वापस, उनकी जमीन भी वापस। क्यों? उदारवादी हैं। क्यों? अरे तानाशाह किस बात के उदारवादी हैं? ये उदारवादता ही कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है इस देश को। मैं तो कहूंगा जो दीमक, जो घुन लग रहा है इस देश के अंदर, वो उदारवादता के कारण ही लग रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भी जो भी नेता बने, पहले कम से कम उसको 5 साल, एक मिनिमम पीरियड तक वो फौज के सैनिक के साथ बॉर्डर पर सेवा दे, उसके बाद ही वो उम्मीदवार बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन नेता को सूट नहीं करता ना, न महबूबा मुफ्ती को सूट करेगा, न फारूक अब्दुल्ला को सूट करेगा, इसी कमरे से बाहर निकलने की आदत नहीं है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात देखने की आदत नहीं है, बस मंच से खड़े होकर कुछ भी कह देना तो बहुत आसान है। ललन सिंह जी, लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे। बहुत बढ़िया, आप काव्या जी, आपने बहुत हमारे विचारों को मतलब सम्मान दिया, मगर फौज में जाने के बाद देश के प्रति उसको प्रेम जरूर होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, केवल देश, यही वहाँ पे जज्बा होता है। और सीने पे गोली खाते हैं, पीठ पे नहीं। यही मैं आपके माध्यम से सलूट के साथ अपने देश को सम्मान करता हूँ। बिल्कुल, यकीनन हम भी सलाम करते हैं हमारी सेना को, क्योंकि हमारी सेना ने बिगड़े हुए युवाओं को भी अपील करके सुधारा है। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई, उनके परिवारों से मुलाकात करके हमारे सेना ने कहा कि अभी भी मौका है, सुधर जाइए, आप हमारे देश के नागरिक हैं, हम आप पर गोलियां नहीं चलाना चाहते, ना आपको बंदी बनाना चाहते, ना कैद में रखना चाहते हैं। युवा हैं, देश का भविष्य है, रास्ता बदल लीजिए और सुधर जाइए। बिल्कुल, दोनों मेहमानों बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन एक चीज है जिसे समझने और सोचने की जरूरत है कि राजनीति कभी इतनी ऊंची ना हो जाए कि देश की अस्मत पर बात आ जाए। आज की राजनीति देश की अस्मत पर एक बड़ा सवाल खड़े कर रही है।